हेलो बच्चों, मैं श्री वल्लभ बिस्सा आर्म्स एकेडमी के चैनल पे बेटा। आज अपन पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। लास्ट क्लास में अपने जाते थे क्या पढ़ा था? जेड इफेक्टिव के बारे में। जेड इफेक्टिव को अपन शॉर्ट वर्ड में ये बोल सकते हैं कि अगर एक एटम है, एटम में भी क्या है, एटम में एक पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, और सराउंडिंग में क्या पड़े, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो उस प्रोटॉन का, उस पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन लग रहा है उसको तो अपन बोलते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन। बट क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, जो भी ऑर्बिट में जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन लगा रहा है, उस अट्रैक्शन के बीच में एक रिपल्शन भी लग रहा है इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन पे। तो तो जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन में से अगर अपन रिपल्शन को लेस करते हैं, उसके बाद में जो नेट हमें अट्रैक्शन मिलता है ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन बाय बाय प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हो या जेड इफेक्टिव बोल सकते हो। जेड इफेक्टिव में अगर हमें जो मेनली काम आएगा पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में क्या काम आएगा कि सर अगर हम मान लो पीरियोडिक टेबल में या तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं या टॉप से बॉटम जा रहे हैं, तो क्या चेंज होता है? तो लेफ्ट से राइट जाने पर हमें ये देखना है कि जेड इफेक्टिव लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज कितना इंक्रीज होता है? अगर हम एस या पी ब्लॉक में जा रहे हैं, किसमें, एस और पी ब्लॉक में, ये जो लास्ट क्लास में एक बात थी ये बेटा, अगर हम एस या पी ब्लॉक में जा रहे हैं तो कितना जेफ इंक्रीज होता है? 0.65। उसका रीजन क्या होता है कि एस और पी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन्स भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, आउटर ऑर्बिट में। और आउटर ऑर्बिट के लिए आपको पता है, आउटर ऑर्बिट के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? 0.35। और प्रोटॉन्स कितना इंक्रीज होता है? 1 लेफ्ट साइड जाने पर। इसलिए 1 माइनस 0.35 0.65 से जेड इफेक्टिव पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज, मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से पास में आ रहा है, दैट मीन्स वो डिस्टेंस कम हो रही है। वो डिस्टेंस ही तो आज हमें पढ़नी है। उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, रेडियस। रेडियस के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं जो हम यहाँ देखेंगे। तो जेड इफेक्टिव पीरियड में कितना इंक्रीज होता है? 0.65। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में। अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कई बार जैसे अपन डी ब्लॉक में देते हैं कि 3D1 से हो रहा है, 3D2 हो रहा है, 3D3 हो रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो डी में हमेशा इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज होता है होता है n-1, n-1 डी सेल में, सब सेल बोलते हो। तो n-1 सेल में होगा तो n-1 का सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी, 0.85। तो अगर 0.85 अगर ये इंक्रीज हो और लेफ्ट से राइट जाने पर एट्रैक्शन मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना इंक्रीज होता है? 1। तो 1 में से 0.85 जाएगा तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, 0.15। तो बात यह है कि लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, बट इंक्रीज कितना होता है? तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस और पी ब्लॉक में, किसमें, एस और पी में, तब तो लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है 0.65 से। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो ध्यान रखना जेफ इंक्रीज होगा कितना, 0.15 से। और जेफ इंक्रीज होगा तो जेफ क्या है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। ओके ना। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जेड इफेक्टिव का क्या इफेक्ट पड़ता है। लास्ट क्लास में मैंने ये भी बोला था, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो क्या डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका तो क्या होता है, रिपल्शन। तो रिपल्शन कम हो रहा है तो क्या इंक्रीज होता है, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन बढ़ना मतलब क्या बढ़ना, जेड इफेक्टिव। ओके, तो देखते हैं आज अपन जेड इफेक्टिव का क्या इफेक्ट पड़ता है। एटॉमिक रेडियस, देखो एटॉमिक रेडियस अपन ये बोल सकते हैं, जैसे मान लो जनरली हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि अगर अपन कहीं की भी अगर डिस्टेंस देख रहे हैं, जैसे अगर मान लो तुम्हारे मेरे से मान लो डिस्टेंस, मान लो मैं खुद मान लो न्यूक्लियस हूँ और तुम मान लो मेरे इलेक्ट्रॉन हो, तो तुम्हारे से मेरे तक की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को, वो फाइनल डिस्टेंस को अपन क्या बोल सकते हैं, रेडियस या एक डिस्टेंस बोल सकते हैं। वैसे एक एटम है, एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे फाइनल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे फाइनल इलेक्ट्रॉन तक एटम पूरा फैला हुआ है,
तो फाइनल इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से फाइनल इलेक्ट्रॉन तक, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस ध्यान रखना, सीधे शब्दों में सरल भाषा में अपन ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस टू आउटर इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। बट क्या होता है कि कुछ चीजें शुरुआत में थी, दिक्कत थी, जिस कारण से एटॉमिक रेडियस को थोड़ा एक्सप्लेन करना आसान नहीं था। एक तो क्या था कि एटम के बारे में हालांकि नील्स बोहर ने तो हालांकि ये बोला था कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है। अब स्फेरिकल होगा तब तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, डिस्टेंस इक्वल रहेगी। बट कई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा भी था कि एटम जो होता है वो क्या होता है, एटम जो है, एटम में यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस दोनों जो है वो इक्वल नहीं रहती। अब इक्वल नहीं रहती तो अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी तो डिस्टेंस चेंज होगी, डिस्टेंस चेंज होगी तो हम ये नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। तो ऐसा बोलेंगे अगर, तो ऐसा बोलना मतलब क्या हो गया, रेडियस तो डिफरेंट आएगी। तो एक तो एटम जो है, एटम का शेप हमेशा स्फेरिकल नहीं था। दूसरा एटम बहुत स्मॉल था, बहुत स्मॉल होने की वजह से भी एग्जैक्ट रेडियस नहीं बता पा रहे थे। तो इसका एक ये तोड़ निकाला कि जो रेडियस है, रेडियस को हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि अगर मान लो भाई अपना रेडियस बताना है तो जितने भी पीरियोडिक में एलिमेंट है, जनरली एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बॉन्डेड फॉर्म में मिलते हैं। बॉन्डेड फॉर्म में मतलब कोई ना कोई मॉलिक्यूल फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में, मतलब आइसोलेटेड फॉर्म में सिर्फ कौन मिलते हैं, इनर्ट गैस। कौन मिलता है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में मिलता है, क्योंकि इनर्ट नाम ही इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। अब कोई रिएक्ट करेगा तो बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड बनाएगा तो अगर अगर मान लो अगर मान लो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग होने पर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड जो है उस समय जो रेडियस होती है उसको कोवलेंट रेडियस बोलते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, अगर दो ऑर्बिटल, इसका 1s1 इसका 1s1, इनमें ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ के हाफ को अपन बोलते हैं रेडियस। अगर ये दोनों एटम जो है वो दोनों एटम सिमिलर हो तो हम उसको बोलते हैं होमो डाइएटम है। क्या बोलते हैं, होमो डाइएटम है। क्योंकि अगर एटम चेंज होते हैं तो तुम्हें आगे बताया जाएगा कि एटम चेंज होने पर एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो अपन आगे देखेंगे चैप्टर में। बट उस अट्रैक्शन के कारण थोड़ी न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस होता है उस पर अफेक्ट पड़ता है। इसलिए यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, अगर हमें डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस किसके बीच, न्यूक्लियस के बीच, उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस। अब अगर वो कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक है तो मेटेलिक रेडियस, वांडरवाल है तो वांडरवाल रेडियस। तो सब में ध्यान ही रखना है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ के हाफ को अपन बोलते हैं रेडियस। ओके, तो कोवलेंट रेडियस में ये हो जाएगा। मेटेलिक रेडियस में थोड़ा सा क्या होगा, मेटेलिक रेडियस में मेटल में एटम जो होते हैं वो ओवरलैप नहीं करते। मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास वाले न्यूक्लियस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। इसका भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो यहां ओवरलैपिंग होती है, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होती। तो ओवरलैपिंग नहीं होती है तो इनके ऑर्बिटल थोड़े दूर रहेंगे, ऑर्बिटल दूर रहेंगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी दूर रहेगा। न्यूक्लियस दूर रहेगा तो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस वो भी थोड़ी इंक्रीज होगी। तो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ के हाफ को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो बात मेरा कहने मतलब ये है कि मेटेलिक रेडियस जो है वो किससे ज्यादा होती है, कोवलेंट रेडियस से। किससे, कोवलेंट से। एक यहां पे और आएगा, जितनी भी इनर्ट गैस है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, वांडरवा, इनमें मतलब जितनी भी इनर्ट गैस है उन सब में जो बॉन्ड मिलता है, वीक बॉन्ड मिलता है, वांडरवाल बॉन्ड। ये इनमें भी मिलता है जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल। जैसे अगर क्लोरीन पढ़ा है तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में तो कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड।
कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन आता है 17 पे, क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है 3p5। इस क्लोरीन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है 3p5। कोवलेंट बॉन्ड, अभी मैंने बोला कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है, ओवरलैपिंग से। किसमें ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल में। तो अगर ये पी का ऑर्बिटल आपको पता है डंबल शेप, सामने वाला का भी क्या हो गया डंबल शेप, तो डंबल शेप है तो इनमें क्या ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग होगा, वहां कौन सा बन रहा है कोवलेंट। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं ये न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और उसके हाफ को अपन क्या बोलेंगे रेडियस। ये कौन सी रेडियस हो जाएगी कोवलेंट। अब अगर यही क्लोरीन मॉलिक्यूल पास में भी एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल पड़ा हो Cl2Cl2, तो यहां पे भी हालांकि ये नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर और नॉन पोलर में भी एक बहुत वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसको बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर मान लो, प्रेशर मान लो, जिस कारण से कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होती है जहां जब एक एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज और पास वाले पे अपोजिट चार्ज आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आए, लेकिन कभी ना कभी आता है। तो एक बहुत वीक अट्रैक्शन फोर्स मिलता है जो दोनों दोनों अगर स्पीसीज, इधर भी Cl2 हो इधर भी Cl2 हो, Cl2 है मतलब क्लोरीन क्लोरीन सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है तो उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो नॉन पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ अगर अट्रैक्शन बनना है तो उसको बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल यहाँ पे प्लस चार्ज इंड्यूस हुआ एनवायरमेंट के रीजन के कारण, या अगर हम बाहर से कोई टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ अगर पॉजिटिव आएगा तो पास वाले पे नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे था नहीं, ये हमने इंड्यूस किया और इसके कारण पास वाले मॉलिक्यूल पर भी अपोजिट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये भी एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन वो डाइपोल कौन सा है इंड्यूस डाइपोल। तो इंड्यूस डाइपोल फोर्स बनने से यहाँ एक वीक अट्रैक्शन फोर्स बनता है, इसको बोलते हैं वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स। और वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स बना तो बस वही बात, ये इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ के हाफ को हम क्या बोल देंगे रेडियस। इस बार जो रेडियस है उसको अपन क्या बोलेंगे वांडरवाल रेडियस। क्या बोलेंगे तो वांडरवाल रेडियस। इधर भी थोड़ा सा कोवेलेंट से, अब ये देख लो, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के हाफ को कोवेलेंट रेडियस, इसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। बट यहाँ पे क्या हुआ कोवेलेंट रेडियस में भी थोड़ा सा ऐड हुआ, इधर भी थोड़ा, इधर भी ऐड हुआ। तो वांडरवाल रेडियस जो होती है वो कोवेलेंट रेडियस से हाई होती है, और ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं, जो आगे मैं तुम्हें बताऊंगा रिलेशन, वांडरवाल रेडियस की जो वैल्यू मिलती है वो कोवेलेंट रेडियस से जस्ट डबल मिलती है, ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं मिलती, ऑलमोस्ट डबल मिलती। तो बात मेरा कहने मतलब ये है, अगर जब भी रेडियस की बात आए तो एक सीधा डेफिनेशन तो ये है, न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। बट इसमें क्या चेंज मिलेंगे, तो चेंज ये मिलते हैं, एटम हमेशा स्फेरिकल नहीं होता, दूसरा एटम बहुत स्मॉल होता है, उसके एग्जैक्ट रेडियस बताना संभव नहीं है। इसलिए रेडियस बताने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है कि अगर एटम जो होंगे वो आइसोलेटेड फॉर्म में तो कम ही मिलते हैं, जब भी होगा तो वो बॉन्डेड फॉर्म में मिलेगा, और बॉन्डेड फॉर्म में मिलेगा तो वो या तो एटम एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड मिले तो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ, और उसके हाफ को अपन बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। अगर दोनों एलिमेंट जो है मेटल्स हैं, तो मेटल्स में मैंने आपको बोला भी था, मेटल्स में क्या रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को क्या करें अट्रैक्ट। वहां क्या नहीं होता, वहां ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती। तो जब ओवरलैपिंग नहीं होती तो थोड़ा सा ऑर्बिटल दूर होगा, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस थोड़ी हाई रहेगी, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, और उसके हाफ को क्या बोलेंगे रेडियस। तो जो मेटेलिक रेडियस है, मेटेलिक रेडियस वो हाई रहती है कोवेलेंट से, ठीक है। और उससे ज्यादा जो रेडियस रहती है, ये जो मैंने बोला है इनर्ट गैस बोल दो या गैसेस मॉलिक्यूल बोल दो, गैसेस मॉलिक्यूल में जैसे Cl2 सेम ऐसे आप ये भी बोल सकते हो F2 का F2 के साथ, कम से कम इतने तो याद रख ही सकते हो जिन पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं मतलब नॉन पोलर,
तो नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ एक वीक अट्रैक्शन फोर्स मिलता है, वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। तो जैसा अट्रैक्शन फोर्स वैसी रेडियस, ऐसा याद रख लो। तो वान डर वाल है तो अट्रैक्शन फोर्स वान डर वाल है, तो उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ, और उसके हाफ को क्या बोलते हैं, रेडियस। क्लियर। तो वान डर वाल रेडियस जो होती है वो कोवलेंट से भी हाई है, मेटेलिक से भी हाई है। तो किसी भी एटम में अगर हम बात करें तो हम ये बात कर सकते हैं द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर वाला, फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मीन्स द एटॉमिक रेडियस बिकॉज, मतलब अगर हमें एटॉमिक रेडियस मेजर करना है तो वो बहुत डिफिकल्ट रहता है। उसका सबसे बड़ा रीजन, एक तो एटम, सिंगल एटम आइसोलेटेड फॉर्म में मिलता नहीं है। दूसरा, देर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। एटम का जो ये पहले बोला गया था कि एटम स्फेरिकल होता है, ये बात हमेशा सही नहीं है, ठीक है ना। एटम का कुछ सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग, कुछ साइंटिस्ट में सोमरफील्ड था, सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग एटम जो होता है वो क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। तो उसमें फिर यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन अपने अगर पोजीशन चेंज करेगा तो रेडियस चेंज हो जाएगी, और रेडियस चेंज हो जाएगी तो फिर अपन ये नहीं बोल पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की लास्ट लास्ट पोजीशन ये जगह है, तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इसलिए नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फ्रॉम द एटम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो ओनली एट इनफाइनिटी, सो द मोर एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इज, इसलिए मोर एक्यूरेट क्या है, हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर कोई भी दो एटम पहले से ही बॉन्डेड है तो उसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को क्या बोलते हैं, रेडियस। ओके, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑल्सो नोन एज बॉन्ड लेंथ। न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो है उसको अपन एक वर्ड ये भी बोलते हैं कि जहां बॉन्ड बनाए, बॉन्ड बनाए, तो बॉन्ड बनाए तो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड टूटता है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब अगर कई बार एटम ने बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड कैसे बनाया है, शेयरिंग किया है, या जैसे मान लो आयोनिक बॉन्ड बनता है, तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, तो आयोनिक बॉन्ड बनने के दौरान क्या होता है, एक पे प्लस आता है, एक पे माइनस आता है। तो प्लस आने पर भी पीछे ही अपने बात की थी, अगर किसी पे प्लस चार्ज इंक्रीज होता है तो क्या इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। और अगर किसी पे माइनस चार्ज आता है तो माइनस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल, रिपेल करेंगे तो रेडियस इंक्रीज होगी। तो बात यही है कि अगर हम किसी में भी ये देखते हैं कि उसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, अगर कैटायन और एनायन है तो कैटायन एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट। अगर दो एटम सिर्फ, अगर दो एटम सिर्फ पास में पड़े हैं, अगर दो एटम सिर्फ पास में पड़े हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, हमेशा अपन सुनते हैं ऐसे एलिमेंट जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण कंडक्टिविटी होती है, कौन होते हैं, मेटल्स। कौन होते हैं, मेटल्स। तो मेटल के बीच में जो ऑर्बिटल है, जैसे मान लो अगर सोडियम है और सोडियम है, तो इनके ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती, यहाँ तो फ्री इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन रहता है, तो यहाँ न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस थोड़ी हाई रहती है, इसलिए अपन बोलते हैं कि आर मेटलिक, मेटलिक रेडियस हायर देन रहेगा किससे, कोवेलेंस। और सबसे सबसे वीक अट्रैक्शन कौन सा रहता है, वांडरवाल। जितने भी अपन अट्रैक्शन फोर्स पढ़ते हैं, वीक अट्रैक्शन वांडरवाल। वीक होगा तो एटम दूर होंगे, दूर होंगे तो न्यूक्लियस दूर होंगे, न्यूक्लियस दूर होंगे तो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, उसके हाफ को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो सबसे ज्यादा रेडियस कौन सी होगी, वांडरवाल रेडियस। कौन सी रेडियस, वांडरवाल। ओके, तो ये यही बता रखा है कि अगर हम सबसे पहले अगर बात करें कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस किसके लिए, सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस। सिंगल बॉन्डेड कैसे,
जैसे H2, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो दोनों अगर एटम सेम है तो क्या बोलेंगे, होमोडाइएटोमिक। क्या बोलेंगे, होमोडाइएटोमिक। होमोडाइएटोमिक में एक तरफ डायग्राम बनाते हो, ये हाइड्रोजन और ये पास में भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ये भी मान लो r और ये भी मान लो r, तो जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है d इक्वल टू क्या होगा, 2r, और 2r होगा तो r इक्वल टू d/2। ऐसा कब होगा, जब दोनों दोनों एटम जो होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे H2 में दोनों कौन है, H और H, इसको बोलते हैं होमोडाइएटोमिक। होमोडाइएटोमिक कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं, ओवरलैपिंग से। किससे, ओवरलैपिंग से। तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसमें ओवरलैपिंग है। कोवैलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द, किसका हाफ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के हाफ को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस। क्लियर, ये है। जैसे Cl2 है, तो Cl2 में बॉन्ड लेंथ होती है 1.98, तो रेडियस कितनी मिली, 0.9। ओके, ये तब है जब एटम सिमिलर हो। एक हालांकि उसमें ऐसा भी रहता है, अगर एटम चेंज होते हैं तो वो आपको जो, जब अपन ईएन पढ़ेंगे तो वहां एप्लीकेशन में आएगा, तो वहां बताएंगे, क्योंकि अभी ईएन कईयों को याद रहेगा नहीं रहेगा, तो अभी नहीं, वहां अपन देखेंगे कि हेट्रो डायटोमिक HCl HF उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक, सोडियम और सोडियम मान लो, तो यहां मैंने बोला था कि एटम क्या नहीं करते, एटम ओवरलैपिंग नहीं करते। तो ओवरलैपिंग नहीं करते, तो ओवरलैपिंग जब नहीं करते तो उस समय न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को तो वही, डिस्टेंस को तो अपन क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। और रेडियस क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बाय 2। बट ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहा, ये थोड़ा दूर रहता है, इसलिए मेटेलिक रेडियस जो होता है वो ज्यादा रहता है। किससे, किससे, कोवैलेंट से। दूसरा एक बात ये, अगर कई बार ऐसा हो, जैसे मान लो मेटेलिक रेडियस जो होती है ना, मेटेलिक रेडियस डिपेंड करती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। अभी मैंने बोला भी था कि फ्री इलेक्ट्रॉन पास वाले न्यूक्लियस से क्या बनेगा, अट्रैक्शन। तो अगर कई बार पीरियोडिक टेबल में ऐसा तुम्हें लगे कि जैसे लगे क्या, एग्जाम्पल देखते अपन, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इन सब में क्या दिखता है, स्कैंडियम का लास्ट कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 3d1। आपको होता है डी, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। तो स्कैंडियम का 3d1, टाइटेनियम का 3d2, वेनेडियम का 3d3, क्रोमियम का 3d5। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होते हैं तो क्या बढ़ेगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या बढ़ेगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो एटम और पास में आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम होगी। तो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो उसका हाफ जो क्या होता है, रेडियस, वो भी क्या होगा, कम। तो कहने मतलब ये है, अगर अपन पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, क्या इंक्रीज हो रहा है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, ऐसा डी ब्लॉक में होता है। डी ब्लॉक जब पढ़ोगे तो डी ब्लॉक में ऐसा होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस अकॉर्डिंग का मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ने से रेडियस का होगी डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट यही कह रहा है कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, कम। यहाँ क्या नहीं होती, ओवरलैपिंग नहीं होती। यहाँ पे दो एटम पड़े और एटम के ऑर्बिटल में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण रहता है। बाकी वही डेफिनेशन है, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। उसके हाफ को क्या बोलते हैं, रेडियस। ओके, चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके बाद में वांडरवाल रेडियस। तो वांडरवाल रेडियस में मैंने आपको बोला था कि वांडरवाल रेडियस जो है वो जनरली किसमें मिलती है, नोबल गैस, इनर्ट गैस या गैसेस मॉलिक्यूल, Cl2, Br2, F2, इनमें मिलता है। ठीक है, जो भी गैसेस मॉलिक्यूल रहते हैं उनमें रहता है। तो गैसेस मॉलिक्यूल, CO2 गैस भी हो गया नॉन पोलर, नॉन पोलर CO2 का CO2 के साथ नॉन पोलर, नॉन पोलर का इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्स आगे जाके मिलेगी। ठीक है, तो वो अपन देखेंगे, अभी इतना ही ध्यान रखना है।
इनर्ट गैस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स मिलता है, सबसे वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स मिलता है वान डर वाल अट्रैक्शन। जो वीक है तो न्यूक्लियस बहुत दूर होंगे, तो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा रहेगी, और बॉन्ड लेंथ का हाफ जो होता है रेडियस, वो भी क्या होगा, हाई। Those atoms which are not bonded and non bonded with each other experience a weak attractive force come nearer half of the distance between the nuclei place atom in solid state of a novel gas in van der Waals radius। ठीक है, वही न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ क्या होता है, रेडियस। इनर्ट गैस हैव ओनली van der Waals radius। इनर्ट गैस में सिर्फ van der Waals radius होता है, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, अभी CO2 बोला, CO2 में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड है तो रेडियस कौन सी, कोवलेंट रेडियस। बट CO2 का मॉलिक्यूल और नेक्स्ट CO2 का मॉलिक्यूल, CO2 और CO2 के बीच, CO2 और CO2 के बीच कौन सा बॉन्ड है, वान डर वाल। तो वहां वान डर वाल रेडियस भी है और कोवलेंट रेडियस। ओके, इन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स both covalent and van der Waals radius। सॉलिड नॉन मेटल्स बोथ कोवलेंट एंड वान डर वाल रेडियस। ये बात यही, जैसे CO2 हो गया, अगर ये नॉन मेटल है और मॉलिक्यूल फॉर्म में, इसमें रेडियस मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये दे रखा है Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो Cl2 का वही बात, ये न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ वान डर वाल रेडियस। Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में कौन सा, वान डर वाल बॉन्ड। तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ये जो बॉन्ड है कौन सा, वान डर वाल, तो इसके हाफ को रेडियस बोलते हैं वान डर वाल रेडियस। ओके, तो वान डर वाल रेडियस मिली थी 1.80 और ये मिला था 0.9, इसीलिए मैंने बोला था वान डर वाल रेडियस जो होता ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान, रेडियस जो होती है वान डर वाल वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, ऑलमोस्ट इक्वल रहता है 2 टाइम्स ऑफ कोवलेंट रेडियस। ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट दिख रहा है आपको, वान डर वाल रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोवलेंट रेडियस। सबसे ज्यादा कौन सी, वान डर वाल, मेटलिक, फिर कोवलेंट। अगर मैं पीरियोडिक टेबल देखता हूं, तो पीरियोडिक टेबल में वान डर वाल फोर्स किसमें होता है, इनर्ट गैस में। तो एक पीरियोडिक में अगर अपन लेफ्ट से राइट आए, तो सबसे राइट में कौन है, इनर्ट गैस, तो सबसे राइट में। मतलब अगर तुम्हें पूछ लिया जाए कि पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होती है, सबसे ज्यादा रेडियस होती है इनर्ट गैस की। अगर मैंने बोल दिया सेकंड पीरियड में सबसे लार्जेस्ट रेडियस, सेकंड पीरियड ये होता है लिथियम से जाता है नियोन तक, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होती है, नियोन इनर्ट गैस, वान डर वाल रेडियस, एटम बहुत दूर। और सेकंड नंबर पर किसकी होती है, लिथियम, क्योंकि लिथियम मेटल है, मेटलिक रेडियस है। दूसरा वो उस तरफ है, तो उस तरफ है तो उसका अट्रैक्शन कम है। दूसरा सारे सेकंड ऑर्बिट के ही है, तो एन तो क्या है, कांस्टेंट। तो लेफ्ट साइड जाने पर क्या इंक्रीज होगा, जेफ, इंक्रीज होगा, तो मैंने बोल रखा है रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, तो अगर सेकंड पीरियड की बात करें, तो सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा रेडियस होती है नियोन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, कंटिन्यूस डिक्रीज होता है। ओके, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी सेकंड पीरियड में, नियोन की, क्योंकि वो वान डर वाल रेडियस। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर अपन बात करते हैं आयोनिक रेडियस, तो आयोनिक रेडियस कैटाइनिक। अगर जैसे Na है, अब Na से मैंने Na प्लस बनाया, प्लस वाला को अपन क्या बोलते हैं, कैटाइन। तो कैटाइन जब बनता है तो क्या इसने लूज किया, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन निकाला, जब तक ये न्यूट्रल फॉर्म में था तब तक इसमें ये पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर होता है, 11, याद होना जरूरी है, ठीक है ना। तो 11 है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि न्यूट्रल इसीलिए है क्योंकि जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे Na प्लस बना, तो प्लस बनने पर निकला कौन, इलेक्ट्रॉन, कौन निकला, अब रह गए
10 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव वाले रह गए 10 और पॉजिटिव वाले प्रोटॉन कितने रह गए 11। तो 11 में से 10 जाता है तो कितना था 1, तो 1 जो बचा वो किसमें बचा पॉजिटिव में, दैट मीन्स सोडियम पे चार्ज कौन सा आएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं इलेक्ट्रॉन निकालने से कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेडियस या बोलते कैटायनिक रेडियस। और अपन ने पीछे बात की थी एक एटम में आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का क्या लगता है अट्रैक्शन, और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते हैं रिपेल, बाहर वाले को। अब मैंने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ही कम कर दिए, इलेक्ट्रॉन कम करूंगा तो रिपल्शन डिक्रीज, तो क्या बढ़ेगा अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास में आएगा, पास में आएगा तो डिस्टेंस कम होगी, रेडियस कम होगी। इट मीन्स कैटायन की रेडियस हमेशा कम होती है किससे न्यूट्रल एटम से, किससे न्यूट्रल एटम। ओके अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से। तो साइज ऑफ कैटायन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जेफ, मतलब इसको ऐसा बोलते हैं जैसे मैंने बोला Na प्लस, Mg प्लस 2, Al प्लस 3, सिलिकॉन प्लस 4, फॉस्फोरस प्लस 5, है ना। सोडियम कितने में आता है 11, 12, 13, 14, 15। तो हम इधर से इधर जाने पर, सोडियम से फॉस्फोरस जाने पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं डिक्रीज, क्योंकि इन सभी में देख लो सोडियम कितने में होता है 11, 11 में से एक कम किया 10, 12 में से 2 निकाल दी 10, 13 में से 3 निकाल दी 10, 14 में से 4 निकाल दिए 10, 3 में से 5 निकाल 10, मतलब इलेक्ट्रॉन इन सब में कितने 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। बट प्रोटॉन्स, प्रोटॉन 11, 12, 13, 14 और 15, प्रोटॉन क्या हो रहा है इंक्रीज, प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है प्लस, कौन सा प्लस बढ़ेगा, तो प्लस बढ़ने से पीछे आया था जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, तो प्लस बढ़ेगा तो जेफ बढ़ेगा, एट्रैक्शन बढ़ेगा, एट्रैक्शन बढ़ने से रेडियस कम होगा। तो प्लस बढ़ने से रेडियस क्या हो जाएगा कम। ओके तो ये ध्यान रखना, में सोडियम से अगर हम आ रहे हैं फॉस्फोरस, तो प्लस बढ़ने से क्या इंक्रीज हुआ जेफ, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी डिक्रीज। अगर यही बात अगर हम करें एनायन में, जैसे अगर मैं बात करूं ये नीट में पिछले से साल क्वेश्चन भी आया था, बहुत अच्छी लैंग्वेज थी क्वेश्चन की, कि एक अगर एटम है और एटम ने नियरेस्ट, मतलब एटम जो है एटम में एटम अगर आयंस बनाता है तो उसका कौन सा आयन जो है वो मैक्सिमम रेडियस शो करेगा इफ ऑल आयंस आर ऑब्टेन नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। मतलब उसमें ऑप्शन ये देख रहे कि सोडियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। अगर ये अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के कॉन्सेंट्रेशन ऑप्टेन करे तो इनमें से कौन जो है इसकी रेडियस मैक्सिमम है। अब इन सबके सोडियम आ रहा है 11, ये आ रहा 9, 8, 7, तो इन सबकी नियरेस्ट इनर्ट गैस बेटा कौन है नियॉन, नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो सोडियम जो है अगर उसको 11 से 10 करने हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालते तो क्या था Na प्लस, फ्लोरीन 9 से अगर 10 करने तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा तो ये बनाएगा F माइनस, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तभी बनेगा O माइनस 2, और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तो ये बनेगा N माइनस 3। तो अगर N माइनस 3 में 3 इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन 10, 10, 10 और 10, सब में इलेक्ट्रॉन अगर सिमिलर है तो क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन है, क्या बोलेंगे
तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब रिपल्शन करने वाला सेम है, लेकिन प्रोटॉन मतलब जो अट्रैक्ट कर रहा है प्लस, वो सबसे कम किसमें, इसमें। इसमें कितने प्रोटॉन है, 7। तो प्रोटॉन कम है तो इसका जैव कम है, और जैव का मतलब रेडियस सबसे ज्यादा। तो कहने मतलब आप ये बोल सकते हो एनाइन के रेडियस में, आप ये बोल सकते हो कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ये आप बोल सकते हो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता तब हमें कुछ और देखना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, जैसे इन सब में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10 10 10 और 10, तो इलेक्ट्रॉन सेम है, तो फिर हमें देखना है नेगेटिव चार्जेस का हाई होगा, उसकी रेडियस सबसे ज्यादा। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक से, जो मैं भी बोला, दो स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट चार्ज फॉर्म। जैसा कि देखो एक और मैं बात करता हूं, जैसे स्कैंडियम +3 बोल दे, कैल्शियम +2 बोल दें, इसके अलावा बोलते पोटेशियम प्लस बोल देवे, इसके अलावा मैं बोल देवे क्लोरीन माइनस, इसके अलावा हमें बोल देवे सल्फर -2, और बोल देवे फॉस्फोरस -2। कितने बात है, 21। जब भी किसी पर प्लस आता है, प्लस क्यों आता है, प्लस क्योंकि प्लस आता है मतलब सर क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन अपन निकालेंगे, तो जो है कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 18। कैल्शियम कितना था, 20 में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2, कितने बचेंगे, 18। 19 में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये जितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो इसमें भी कितना बचेगा, 18। क्लोरीन आता है 17 पे, माइनस आया इस बार, माइनस आया तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो ये भी कितना हो गया, 18। सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 18। फॉस्फोरस आता है 15 नंबर पे, तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या आता है, 18। सब में इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने आ रहे हैं, 18। सब में अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर सिमिलर आए तो हम उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बट इलेक्ट्रॉन सेम मतलब रिपल्शन वाले तो सेम है, बट अगर अपन देखें प्रोटॉन्स, प्रोटॉन यहाँ कितने हैं, 21 20 19 17 16 और 15। तो स्कैंडियम से फॉस्फोरस, प्रोटॉन्स डिक्रीज, attraction decrease, attraction decrease तो रेडियस इंक्रीज। तो अगर हम इधर से उधर जाएं तो देख लो नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव क्या हो रहा है, डिक्रीज, नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज। पॉजिटिव क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो पॉजिटिव डिक्रीज, जैव डिक्रीज रेडियस। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक से जो हमें ये जानना है, atomic radius increases with decrease in effective nuclear charge। ओके, ये ध्यान रखना, आइसो इलेक्ट्रॉन में रेडियस जो है वो इनवर्सली रहता है जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है पॉजिटिव के, इनवर्सली रहता है नेगेटिव के। नेगेटिव बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। ओके, ये बात आता है। अब उसके बाद में पीरियोडिक टेबल में सर, अगर पीरियोडिक टेबल में ये तो बात चलो ये हो गई कि रेडियस के टाइप होते हैं 4, कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट रेडियस, वांडरवाल बॉन्ड है तो वांडरवाल रेडियस, मेटेलिक बॉन्ड है तो मेटेलिक रेडियस, और आपने ये भी बोल दिया मेटल्स जैसे बोलते हैं एस ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक मेटल, तो मेटल में मेटेलिक रेडियस, नोबल गैस में वांडरवाल रेडियस, पी ब्लॉक में आते हैं नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट, वहां पे कोवलेंट रेडियस। ठीक है, और रेडियस में भी बोल दे कि रेडियस में आयोनिक रेडियस भी होता है। आयन में ये बोल दिया गया कि अगर प्लस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, रेडियस कम होगा। माइनस बढ़ेगा, माइनस वन रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो रेडियस इंक्रीज होगा। अब अगर अपन पीरियड में आते हैं तो पीरियड में जाने पर मैंने बोला था, पीरियड में जाने पर जनरली क्या इंक्रीज होता है, जैव, और जैव इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज जनरली। ठीक है, अगर अपन पीरियड में बात करते हैं तो ये। ओके, तो ये ग्रुप में अगर बात करें, जैसे ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीरियम।
अगर हम जब भी ग्रुप में जाएंगे टॉप से बॉटम को ग्रुप बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है टोटल? कितने? 18। तो अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो क्या देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखोगे? लिथियम का क्या था? 1s2 2s1। सोडियम का लास्ट में क्या आएगा? सोडियम था 11 पे, 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम आता 19 पे, इसमें लास्ट में जो आएगा वो आएगा 4s1। रूबिडियम आता है 37 पे, इसमें लास्ट आएगा 5s1। सीजियम आता है 55 पे, ये आएगा 6s1। तो इंक्रीज क्या हो रहा है? 2s1 से 3s1, 3s1 से 4s1, 4s1 से 5s1, 5s1 से 6s1। तो ये 2 3 4 5 6 ये क्या है? ऑर्बिट। ऑर्बिट है तो ये न्यूक्लियस। लिथियम में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में, सोडियम में वो इलेक्ट्रॉन पड़ा है थर्ड ऑर्बिट में, पोटेशियम में वो इलेक्ट्रॉन पड़ा है फोर्थ में, रूबिडियम में फिफ्थ में, और सीजियम में सिक्स्थ। तो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की डिस्टेंस को तो अपन क्या बोलते हैं? रेडियस। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम टॉप से बॉटम आएंगे तो टॉप से बॉटम आने पर जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है एन, जिसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? रेडियस। ये तो आता भी है बहुत सी जगह, आराम से देख सकते हो। क्या लिथियम से अगर अपन सीधे में आए, ग्रुप में आए, ग्रुप में आने पर कॉन्फ़िगरेशन देखो, कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है आउटर ऑर्बिट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचा है। तो सीजियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचा है? 6s1 तक, सिक्स ऑर्बिट। ग्रुप में ऑर्बिट बढ़ती है, मतलब ऑर्बिट मतलब वो लास्ट डिस्टेंस है जहां तक इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है। तो डिस्टेंस को तो अपन क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ग्रुप में क्या देखना है? नंबर ऑफ शेल। पीरियड में क्या देखना है? जनरली जेड इफेक्ट। ओके, तो ये बात है, ये तुम्हें जाना है। ये कोई में भी सेकंड ग्रुप में भी देखते हो, बेरिलियम आता है 4 पे, उसका कॉन्फिगरेशन आएगा 1s2 2s2। मैग्नीशियम आएगा 12 पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो लास्ट में देखो क्या बढ़ा? नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो क्या इंक्रीज होगा? रेडियस। ओके, जनरली ग्रुप में, पीरियोडिक में जनरली हम ग्रुप में आएंगे इंक्रीज होगा। कहाँ नहीं होगा वो भी हम बात करेंगे, लेकिन जनरली तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रखा तो तुम्हें जाना है पीरियड में जेफ देखना है, ग्रुप में नंबर ऑफ शेल। फिर अगर अपन बात करें पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज। जैसे हालांकि सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा किसकी होती है? नियॉन, क्योंकि नियॉन एक क्या है? इनर्ट गैस। क्या है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में कौन सी रेडियस? वांडरवाल। कौन सी? और वांडरवाल के बाद में मेटेलिक, फिर कंटिन्यूसली क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा क्योंकि क्या इंक्रीज होता है? जेड इफेक्ट। ओके, ग्रुप में बात करते हैं तो ग्रुप में क्या इंक्रीज होता है? नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगा? इंक्रीज। अभी अपन ने देखा था जनरली ग्रुप जो भी है, जैसे इसमें भी एक बात इसमें फ्लोरीन है, फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है? 2p5। क्लोरीन आता है कितने पे? 17 पे, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है 3p5। तो और क्या है? ये न्यूक्लियस है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट तक फैला हुआ है, क्लोरीन में ये थर्ड ऑर्बिट तक आ गया, डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेडियस। ओके, एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शंस बहुत है। एक्सेप्शंस में अगर अपन बात करें तो जैसे अपन डी ब्लॉक आते हैं, तो डी ब्लॉक में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो सिंपल बातों में, तो सिंपल लैंग्वेज में तो ये बोलना चाहिए कि सर ये 21 से 30
ये सारे एलिमेंट्स जो है इन सब में लास्ट में क्या था 4s1 या 4s2 मतलब फोर्थ ऑर्बिट के हैं। तो n बराबर तो कौन सा फोर्थ है। तो इधर ये किसमें जा रहे हैं पीरियड में। तो पीरियड में अपन जनरली क्या बात करते हैं, पीरियड अपन जनरली बात करते हैं कि जेफ इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगा डिक्रीज। बट अभी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो और एक्सेप्शन ना हो। तो यहाँ देखने को ये मिलता है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो डी ब्लॉक में क्या हो रहा है, डी ब्लॉक में ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट एकदम आराम से समझना। स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक हम क्या देखते हैं लगभग सभी एलिमेंट में बाहर क्या होंगे 4s2, एक एंड दो एलिमेंट छोड़ दो। क्रोमियम में 4s1 मिलता है, पता होगा, ऑफ पाओ का एक्सेप्शन। और कॉपर में भी 3d10 4s, बाकी सब में 4s2 मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन किस में इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे स्कैंडियम में 3d1, टाइटेनियम में 3d2, वेनेडियम में 3d3, क्रोमियम में 3d5, मैग्नीशियम में 3d5, आयरन 3d6, 3d7, 3d8, कॉपर में 3d10, जिंक में 3d10। तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस को क्या करेंगे शील्ड, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे रिपेल। अब क्या है, लेकिन बात ये है कि सर इलेक्ट्रॉन का आपने बोल दिया, अंदर ये भी तो इंक्रीज होते हैं प्रोटॉन्स 21 से 30, तो प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए इसमें इनिशियल जो एलिमेंट है, इनिशियल एलिमेंट में शुरुआत में इलेक्ट्रॉन अंदर कम है, इलेक्ट्रॉन कम है तो उनका रिपल्शन भी कम होता है। इसलिए शुरुआत में डोमिनेट क्या होता है एट्रैक्शन, और एट्रैक्शन इंक्रीज होगा, पास में आएगा तो रेडियस क्या होगी कम। तो इनिशियली रेडियस क्या होगी डिक्रीजिंग इनिशियल। यहां हम बोल सकते हैं मैग्नीज की रेडियस हाई रहती है क्रोमियम से। मैग्नीज में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने से मैग्नीज का मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है, मेटेलिक बॉन्ड वीक होने से मैग्नीज की रेडियस आयरन क्रोमियम दोनों से ज्यादा होती है। आयरन कोबाल्ट निकल की रेडियस इक्वल मिली थी और लास्ट में रेडियस क्या मिलती है इंक्रीजिंग। तो ये रेडियस इंक्रीजिंग क्यों मिलती है, क्योंकि मैंने यही तो बोला अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज हो रहे हैं 3d1, 3d2, 3d3, 3d5, तो शुरुआत में अंदर इलेक्ट्रॉन कम है तो प्रोटॉन का आउटर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो शुरुआत में जेड इफेक्टिव जो होता है वो डोमिनेंट रहता है सिग्मा पर, इस कारण से रेडियस क्या होती है डिक्रीज। यहां इनमें जेड इफेक्टिव और सिग्मा दोनों ऑलमोस्ट इक्वल रहते हैं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो रिपल्शन बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है। निकल के बाद अब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे यहां पे हो गए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए तो रिपल्शन ज्यादा डोमिनेंट मिलता है। इसलिए निकल ओर की जो रेडियस है यहां जेड इफेक्टिव से ज्यादा डोमिनेंट मिला था हमें सिग्मा। शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट, तो रेडियस इंक्रीजिंग मिली थी। तो 3D सीरीज में अगर हम बात करें, 3D सीरीज में रेडियस का ऑर्डर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, ये डिक्रीजिंग मिला। क्रोमियम से ज्यादा मिला था मैग्नीज का, दोनों से हाई मिला था। मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s2, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होता है, और स्टेबल होने से कई बार एलिमेंट इनर्ट हो जाता है, रिएक्ट नहीं करता। तो रिएक्ट नहीं करेगा बॉन्ड कम बनाएगा, तो बॉन्ड कम बनाएगा तो मैग्नीज का मेटेलिक बॉन्ड बहुत वीक होता है, तो बॉन्ड वीक होगा तो एटम दूर होंगे, दूर होंगे तो दूर होंगे तो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या होता है रेडियस। तो इसलिए मैग्नीज में ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वीक मेटेलिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, वीक मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड वीक है तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो दूर होंगे, दूर होंगे तो डिस्टेंस ज्यादा होगी तो रेडियस बढ़ जाएगा। ओके, आयरन कोबाल्ट निकल की रेडियस इक्वल मिली थी और निकल के बाद में रेडियस क्या मिली थी इंक्रीज। इसका मतलब अपन बोलते हैं कि इनिशियली जेड इफेक्टिव जो है वो था डोमिनेंट, यहां बोल सकते हैं जेड इफेक्टिव और सिग्मा इक्वल, और लास्ट में इंक्रीज हो रहा है मतलब अट्रैक्शन कम है रिपल्शन ज्यादा है, तो ये हम बोल सकते 3D सीरीज का। ओके,
इसमें एक बात और ध्यान रखना, एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है मैग्नीज की रेडियस ऑलमोस्ट मिलती है बराबर जिंक की। दोनों की वैल्यू 12th के एनसीईआरटी में लिखा रखा है 137 पिकोमीटर, डी ब्लॉक लिखा रखा है 12th। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रख सकते हो, कई बार ऐसा बोल देता है कि विच एलिमेंट रिप्रेजेंट सिमिलर रेडियस या ऑलमोस्ट इक्वल रेडियस, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। होना क्या चाहिए था, कंटिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए था, बट क्या हुआ, डिक्रीज फिर इक्वल फिर नेगेटिव। और ये डी ब्लॉक में लगभग 3D सीरीज, ये क्या है 3D सीरीज, 4D में ऐसा होता है, 5D में भी होता है। ओके, आराम से नोट कर सकते हो, आराम से। ये रहता है ऑर्डर रेडियस का 3D। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें और एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन में एक बात ये भी हो सकती है, अगर अपन डी ब्लॉक में ही, डी ब्लॉक में अगर मैं फोर्थ ग्रुप से, फोर्थ से अगर अपन 12th ग्रुप में आते हैं, ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फोर्थ से अपन 12th में आते हैं, फोर्थ ग्रुप से, तो वहां ये देखने को मिलता है कि टाइटेनियम आता है 22, जिरकोनियम आता है 40 और हैफनियम आता है 72। तो यहाँ जो है जनरली हम ये ग्रुप में ये बोलते हैं कि ग्रुप में जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। बट यहाँ देखने को ये मिलता है कि जिरकोनियम से हैफनियम जब आए 32 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, 32 में से भी 14 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए एफ में, क्योंकि तो हैफनियम से जस्ट पहले आती है लैंथेनॉइड सीरीज, और 10 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं डी में। डी और एफ का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कम, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होते हैं, दूर होंगे तो न्यूक्लियस को अच्छे से सील्ड नहीं कर पाए, तो शील्डिंग इफेक्ट इनका कम है। अब जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उतने 32 क्या बढ़ेंगे, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। अब मैंने बोला कि जिर्कोनियम से हैफनियम इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए 32, बट वो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर थे, दूर थे तो उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल था, बट उतने ही उसमें क्या इंक्रीज हुआ, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, जेफ, और जेफ बढ़ने से रेडियस क्या होना चाहिए, कम। लेकिन ग्रुप में आ रहे हैं तो ग्रुप में साथ में क्या इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल, क्या इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से रेडियस बढ़ना चाहिए, जेफ बढ़ने से रेडियस कम होना चाहिए। तो दोनों इफेक्ट लगने के कारण ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और यहाँ रेडियस ऑलमोस्ट क्या मिलती है, इक्वल। 3D सीरीज से 4D ये तो मिलती है इंक्रीज, और 4D और 5D की क्या मिलती है, इक्वल। मतलब यहाँ पे ये मिलता है 3D से 4D इंक्रीज होगा, और 4D और 5D का, 3D से 4D इंक्रीज एंड 4D और 5D का मिलता है ऑलमोस्ट। इसको बोलते हैं, ये लेंथेनॉइड्स के बाद में मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी रीजन बोलते हैं कि भाई एफ है, एफ दूर तक फैला है, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज शेप। डिफ्यूज शेप है, एक बार नीट में आ रखा है, डिफ्यूज शेप है, डिफ्यूज शेप मतलब दूर है, दूर है मतलब उनका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो जेफ बढ़ेगा, जेफ बढ़ने से रेडियस कम होनी चाहिए सर। लेकिन ग्रुप में जाने पर एक चीज और बढ़ती है, क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने से रेडियस इंक्रीज होना चाहिए, जेफ बढ़ने से डिक्रीज होना चाहिए। दोनों इफेक्ट, दोनों फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए 4D और 5D की रेडियस ऑलमोस्ट क्या मिलती है, इक्वल। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को कि ये डी ब्लॉक में फोर्थ ग्रुप से 12th ग्रुप लगता है, फोर्थ से 12th, थर्ड ग्रुप में नहीं लगता। ये थोड़ा सा ध्यान, थर्ड ग्रुप में नहीं लगता। थर्ड ग्रुप में क्यों नहीं लगता, क्योंकि थर्ड ग्रुप जो है, थर्ड बी, थर्ड बी बोल दो या थर्ड ग्रुप बोल दो, पहला एलिमेंट स्कैंडियम, फिर नीचे आता है इट्रियम, फिर होता है लैंथेनम। तो स्कैंडियम आता है 21, ये आता है 39 पे, ये 57। यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे भी 18 का है, यहाँ पे भी 18 का है। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एफ नहीं, एफ में नहीं जाता, एफ में नहीं जाता, तो यहाँ पे अभी तक लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट नहीं लगता है। इसलिए ग्रुप में जाने पर
नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा। तो थर्ड ग्रुप में यही रहता है। दिमाग में से थर्ड ग्रुप में लैंथेनम के नीचे भी तो होता है। हाँ, लैंथेनम और एक्टिनियम तुम बात करोगे, ये आता है एक्टिनियम 89 पे। यहाँ डिफरेंस 32 का है, तो इनका रेडियस भी ऑलमोस्ट क्या रहता है, 5। बट इन दिनों में 3D 4D 5D में थर्ड बी ग्रुप में 3D से ज्यादा होगा 4D का, 4D से ज्यादा होगा 5D। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट इफेक्ट जो है वो कहां से लगना स्टार्ट होता है, फोर्थ ग्रुप से 12th में, डी ब्लॉक में। ओके, तो एक तो ये यहाँ पे हो गया एक्सेप्शन, डी ब्लॉक पूरे में फोर्थ से ट्वेल्थ में 3D से 4D बड़ा, 4D 5D का इक्वल। इसके अलावा बता दो मैंने, डी ब्लॉक में इस इनिशियली डिक्रीज, बीच में इक्वल, लास्ट में इंक्रीज। इसका लाइक बोरॉन फैमिली में आता है। बोरॉन फैमिली में अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम जो आता है 30 नंबर पे और गैलियम आता है 31 पे। यहाँ पे भी ये देखने मिला था, यहाँ पे सडनली 18 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन में से 10 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बार डी सबसेल में आते हैं। डी सबसेल का यहाँ पे, डी सबसेल का शील्डिंग फट यहाँ पे इसका बहुत कम मिलता है, सब ये कम मिलता है। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं उतने के उतने क्या इंक्रीज होता है, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन इंक्रीज होने से क्या बढ़ेगा, जेफ बढ़ेगा। जेफ बढ़ेगा रेडियस के बहुत कम। तो ग्रुप में रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट एल्यूमिनियम से गैलियम रेडियस डिक्रीज होती। तो पूरे बोरॉन फैमिली की बात करें तो बोरॉन फैमिली में बोरॉन से एल्यूमिनियम रेडियस इंक्रीज होता है, एल्यूमिनियम से गैलियम रेडियस डिक्रीज होता है, गैलियम से इंडियम रेडियस इंक्रीज होता है, इंडियम और थैलियम को बहुत कम इंक्रीज होता है। इसके एनसेट के अकॉर्डिंग इसकी रेडियस दे रखी है 167 और इसकी 170 के पास में, 170 पिकोमीटर, इसकी भी पिकोमीटर। ये डिफरेंस बहुत कम क्यों है, वही बात, इंडियम आता है 49 पे, थैलियम आता है 81 पे, डिफरेंस होता है 32 का। जहां पे भी तुम्हें पीरियोडिक टेबल में 32 का डिफरेंस मिले, इट मीन्स वहां इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। एफ में 40 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एफ का शेप डिफ्यूज शेप होता है। डिफ्यूज शेप होगा तो दूर तक फैला होगा, दूर तक फैला होगा। जो बहुत दूर होते हैं वो न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाएंगे, घेर नहीं पाएंगे। घेरने के लिए जैसे तुम्हें भी कोई घेर रहा है तो वो नियर होगा, बहुत दूर होके नहीं घेर पाएगा। तो अगर घेरना है, शील्डिंग करना है, तो नियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दूर वाले इलेक्ट्रॉन कौन है, एफ के इलेक्ट्रॉन जिनमें मिलेंगे, मतलब वहां डिफरेंस 32 का मिलेगा। 32 का मिलेगा मतलब शील्डिंग फट कम, मतलब क्या बढ़ गया, जेफ बढ़ेगा तो रेडियस जो है ग्रुप में इंक्रीज होनी चाहिए थी, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, एग्जैक्ट बोले क्वेश्चन आ रखा है नीट में, पता नहीं कौन सा ईयर मार गया, बट 17 या 18 में से उतार गए ये ऑर्डर। बोरॉन से एल्यूमिनियम बढ़ेगा, एल्यूमिनियम से गैलियम डिक्रीज। इसको बोलते ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कौन से इलेक्ट्रॉन का हुआ, डी के इलेक्ट्रॉन। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को तो हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम को ट्रांजिशन एलिमेंट। दैट्स व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो एक बोरॉन फैमिली में आ गया एक्सेप्शन, एक आ गया डी ब्लॉक में पीरियड में, एक इसके अलावा अभी मैंने बताया था डी ब्लॉक में फोर्थ ग्रुप से 12, फोर्थ से 12th में 3D से 4D बढ़ेगा, 4D और 5D रेडियस क्या हो जाएगी, इक्वल। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा एक अपन ये भी बोल सकते हैं, जो अपने ये रहते हैं, वो तो अगर बोल ही सकते हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल में अगर अपन 58 से 71 जिनको अपन बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, तो लेंथेनॉइड में तो इलेक्ट्रॉनिक इसमें आ रहा है एफ में। एफ का मैं बोल ही रहा हूँ, एफ का शील्डिंग फैट क्या होगा, कम। शील्डिंग फैट कम होगा तो क्या बढ़ेगा, जेफ। जेफ बढ़ेगा तो रेडियस कंटिन्यूसली क्या होगी, डिक्रीज। तो इसको भी बोल सकते हो, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट डी ब्लॉक में भी लगता है और एफ ब्लॉक में, पी ब्लॉक में भी। ओके, तो ये बातें होती है, ये अपन ने बात की थी कि ये जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिट एलिमेंट, जो n-2 वाले, ठीक है, चाहे n-2 वाले 4f में आते हैं या 5f में आते हैं, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, मतलब डिफ्यूज शेप, जो मैं कह रहा हूँ बहुत दूर, एफ ऑर्बिटल, एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग फैट, क्योंकि दूर होगा तो शील्डिंग फैट कम होगा।
द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स गेट हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, मतलब जेफ बढ़ जाता है, और जेफ बढ़ेगा रेडियस क्या होता है कि कम, क्योंकि होनी वहां पे चाहिए इंक्रीज। बट इन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स विथ ईच इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, मतलब लैंथेनॉइड में चाहे एक्टिनॉइड में कंटिन्यूसली एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एफ में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एफ के इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उतने ही प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, कंटिन्यूसली रेडियस डिक्रीज होगी, दैट इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ये रहता है, ये जो भी मैंने बोला 3D से 4D बढ़ेगा, थर्ड ग्रुप में ये नहीं लगेगा, ठीक। और ये जो है कहाँ लगेगा 3D, ये फोर्थ से लगभग सेकंड बी तक, फोर्थ से मतलब 12th ग्रुप तक, ठीक है 3D से। और थर्ड वाले मैंने अभी कहा था, बट थर्ड में स्कैंडियम से ज्यादा रहेगा, इट्रियम से ज्यादा रहेगा लैंथेनम। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये आपका रेडियस के बारे में था। नेक्स्ट अपन इसके बाद में तो पढ़ेंगे आईपी के बारे में। तो रेडियस के लिए इतना था, बहुत ध्यान से पढ़िए, एक्सेप्शन को ध्यान से नोट कीजिए, 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। आयोनिक रेडियस से थोड़े सालों पहले आया है, 2-4 साल पहले, 20 साल का भी आया हुआ है। तो रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आर्म्स एकेडमी के चैनल पे, हम आपसे जुड़े रहेंगे। और ऐसे अगर अपन जुड़े रहेंगे तो 100% बहुत रिजल्ट अच्छा रहेगा और केमिस्ट्री में टॉप करोगे तुम। ओके बेटा, थैंक यू।